हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ग्रंथि जो थाइमस ग्लैंड है ये सभी जबड़े युक्त वर्टिब्रेट्स में है, यानी ऐसे कशेरुकी जिनमें जाल या जबड़े पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स आदि में ये पाई जाती है। ये ग्रंथि चपटी होती है, पिंकिश होती है, पिंकिश अर्थात गुलाबी रंग की, बाइलोब्ड यानी द्विपाली वाली संरचना की होती है तथा ये चेस्ट में हृदय के आगे की ओर व स्टर्नम के पीछे की ओर पाई जाती है। हम इस ग्लैंड की बात करें तो ये ग्लैंड गिल पाउच की एपिथेलियम यानी जो तीसरा ब्रेंकियल पाउच गिल पाउच होता है उसकी एपिथेलियम उपकला से प्रोलिफरेशन द्वारा बनती है, जो कि बाद में लिम्फोसाइट्स द्वारा इन्फिल्ट्रेट हो जाती है। अर्थात उस एपिथेलियम के प्लोरिफिकेशन के बाद में उसमें लिम्फोसाइट सेल्स है वो आ जाती है। इस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है। ये ग्रंथि जन्म के समय डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे ये ग्रो करती है, बढ़ती है और यंग एनिमल्स में इनका साइज़ बड़ा होता है और एडल्ट में ये एट्रोफाइज हो जाती है। अर्थात एडल्ट्स में धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, इनमें एट्रोफी हो जाती है। हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में थाइमस ग्लैंड जन्म के साथ इसका साइज बढ़ता जाता है तथा 14 से लेके 16 साल की उम्र में इसका साइज और वेट मैक्सिमम होता है। इस एज में लगभग इसका जो वेट होता है, भार होता है, वो 20 से 34 या 37 ग्राम होता है तथा बाद में ये लिंग कोशिकाओं की एक्टिविटी के कारण इनमें एट्रोफी हो जाती है और ये धीरे धीरे फंक्शन इनका कम हो जाता है। हेगफिशेस और लैम्प्रे जो कि साइक्लोस्टोमेटा क्लास के मेंबर्स होते हैं, इनमें ये ग्रंथि अनुपस्थित होती है। यद्यपि ये वर्टिब्रेट्स होते हैं हेगफिश और लैम्प्रेस, बट ये जर्ड वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, इसलिए इनमें थाइमस ग्रंथि नहीं पाई जाती है। हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें तो ये लिम्फ ग्लैंड के समान इसकी संरचना होती है। इसके जो बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर का जो आवरण होता है, वह कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक का बना होता है और इसके भीतर की ओर लोब्यूल्स होते हैं। बाहर संयोजी ऊतक का आवरण होता है और भीतर की ओर लोब्यूल्स होते हैं। ये ग्रंथि एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं और इसका जो प्रत्येक लोब होता है, जैसा कि शुरू में बताया था मैंने कि ये जो ग्रंथि है ये बाइलोब्ड होती है, 2 पालियाँ पाई जाती है, तो उसका प्रत्येक लोब होता है उसमें बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक जो लोब्यूल होता है वह 2 भागों का बना होता है। एक तो परिधीय या पेरिफेरल पार्ट और दूसरा भीतरी इनर पार्ट। जो पेरिफेरल या परिधीय भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको मेडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है उनमें लिम्फोसाइट सघन रूप से पाई जाती है, अर्थात कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है, वह ज़्यादा डेंस होती है, ज़्यादा सघन रूप से पाई जाती है। जबकि जो सेंट्रल पार्ट होता है मेडुला, उनमें लिम्फोसाइट्स की संख्या कम होती है, वह कम सघन होती है। इसके अलावा जो मेडुला वाला पार्ट होता है, केंद्रीय पार्ट, उसमें रेटिकुलर
सेल्स भी पाई जाती है और रेटिकुलर सेल्स के अलावा एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेसल्स कॉर्पसल। हेसल्स कॉर्पसल्स ये एक स्फेरिकल गोलाकार संरचना होती है जो कि कनेक्टिव कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्पिंडल शेप्ड सेल्स की बनी होती है। अर्थात जो तर्कुकार स्पिंडल शेप्ड की जो सेल्स होती है उनकी एक संकेंद्रीय लेयर्स पाई जाती है, कई लेयर्स पाई जाती है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स पाई जाती है, जिससे हेसल्स कॉर्पसल का निर्माण होता है और इसका फंक्शन अननोन है। हेसल्स कैप्सूल अननोन फंक्शन करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये थाइमस ग्लैंड की पोजीशन है जो कि स्टर्नम के पीछे की ओर तथा हार्ट के आगे की ओर है। ये चेस्ट वाले पोर्शन में पाई जाती है। अगर हम थाइमस ग्लैंड की टीएस को अपन देखेंगे तो यहाँ हम पाएंगे कि इसके बाहर की ओर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, कैप्सूल बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और भीतर की ओर जो उसका पार्ट होता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, तो कोर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कोर्टेक्स में जो लिम्फोसाइट्स होती है उनकी संख्या अधिक होती है और मेडुला में इनकी संख्या कम होती है, परंतु मेडुला में हेसल्स कैप्सूल नाम की विशेष संरचना पाई जाती है। इसके अलावा ये इंटरलोबुलर सेप्टम होता है, पट होता है। इसकी संरचना के बाद हम बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित हॉर्मोन्स और इस ग्रंथि के फंक्शन की, ये क्या कार्य करती है। थाइमस ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो थाइमोसिन या थाइमिन कहलाता है। यह हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को डिप्रेस करता है, डिक्रीज करता है। ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है जहाँ मसल्स और न्यूरॉन का जो जंक्शन होता है वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है उसको ये डिप्रेस करता है। ये डिप्रेस कैसे करता है? ये एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है और नर्व से निकलता है उसकी मात्रा को रेगुलेट करके, नियमित करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो ट्रांसमिशन होता है वह उसको कंट्रोल करता है। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्केटल मसल्स, जहाँ पे स्केटल मसल्स होती है और वहाँ न्यूरॉन का जो अटैचमेंट होता है या कनेक्शन होता है उस जंक्शन पे ये पाया जाता है। जब थाइमोसिन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है एबनॉर्मल थाइमस की वजह से, तो एक रोग वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। इस रोग में अर्थात मायस्थेनिया ग्रेविस रोग में जो स्केलेटल मसल्स होती है, जो कंकाली पेशियाँ होती है, कंकाली पेशियाँ वो होती है जो कि बोन्स को या स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती है, वो कंकाली जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है वो इरेगुलर हो जाता है, डिरेंजमेंट उसका हो जाता है। इसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड होती है वो लिम्फोसाइट का एक मुख्य और प्राइमरी सोर्स होता है मैमल्स में। मैमल्स में ये जो ग्लैंड है वो लिम्फोसाइट का सोर्स के रूप में कार्य करती है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये हम जानते हैं कि ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का या उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं।
इसलिए थाइमस ग्लैंड है ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हम बात करें कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन की। जो थाइमस ग्लैंड है उससे जो सिक्रेशन हो रहे हैं उनके नियंत्रण की बात करें तो उसके जो सिक्रेशन होते हैं वो एडिनोहाइपोफिसिस और थायराइड ग्लैंड द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। एडिनोहाइपोफिसिस अर्थात अग्रपीयूष ग्रंथि, जिसके बारे में आमंत्रण कर चुके हैं, और थायराइड ग्लैंड, ये जो दो ग्रंथियाँ होती है ये इस ग्लैंड या अर्थात थाइमस ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। परंतु जो गोनाड्स होते हैं, जनन होते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, गोनाड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं वह थाइमोसिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और जब थाइमेक्टोमी हो जाती है अर्थात थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है, तो क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती है उनमें रिडक्शन हो जाता है, उनकी संख्या में कमी हो जाती है। इस स्थिति को लिम्फोपेनिया कहते हैं। और जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनमें एट्रोफी हो जाती है। और इसके अलावा क्योंकि लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाएगी तो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस होती है, प्रतिरक्षा की जो क्षमता होती है उसकी भी हानि होती है। इस प्रकार जो थाइमस ग्लैंड होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है और इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत महत्व होता है।